उसामा बिन लादेन वो 11 साल यहाँ था, लोग हमें कितना कुछ बोलते हैं, सब हमें कुछ नहीं होता सर। हमें वो हिलरी क्लिंटन ने आके कहा कि आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे सर, उससे भी हमें कुछ नहीं होता सर। उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये 33 बिलियन डॉलर खा गया पाकिस्तान और काम नहीं किया सर, उससे भी हमारी कोई इंसल्ट नहीं हुई सर। जो बाइडेन ने जितने दिन रहा, कभी मजाल है कि कोई फोन पाकिस्तान में कर लिया हो, चाहे इमरान खान हो या कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सर, हमारी इंसल्ट नहीं होती। हमें भारत ने अभी एशिया कप में कहा कि जी हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इनके साथ खेलना नहीं चाहते सर। होना तो ये चाहिए था, जब फर्स्ट मैच में हाथ नहीं मिलाया गया था, शेक हैंड नहीं हुआ था, हमारी गैरत को जाग जाना चाहिए था। लेकिन सर हमारी गैरत मुझे लगता है मर चुकी है, सोई नहीं है, वरना जाग गई होती। आज आप देख लीजिए 78 ईयर्स में हमारी क्या हालत हो गई है। और उसके बाद कंपैरिजन छोड़ दीजिए कि भारत में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप सिर्फ ये देखिए कि 78 ईयर्स में 50% से ज्यादा लोग हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये पार्लियामेंट भी एक तरह से पपिट है, जैसे इमरान खान को कहा जाता था कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वही हालत इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की है। जो बलूचिस्तान में लोग रोज के हिसाब से लाशें उठा रहे हैं, केपीके में रोज डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं, इसी तरीके से वहां पर भी जुल्म हो रहा है सर, पीओके में या आजाद कश्मीर में। उस बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, कश्मीर के साथ खड़े हैं, यानी जम्मू कश्मीर में लोग जो है वहां खड़े हैं, और पता नहीं कहां दुनिया के दूसरे कोने में कुछ हो रहा होगा वहां खड़े होंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। और उसके बाद जब कुछ कहा जाएगा तो सर आप कहेंगे कि आप बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, आप बहुत बड़े पाकिस्तान के हमदर्द हैं, और अगर हम कुछ बात को कह रहे हैं कि जी ये चीज गलत है और सही होनी चाहिए, तो हम गद्दार हो जाएंगे, हम रॉ के एजेंट हो जाएंगे, हमें कुछ भी कह दिया जाएगा, हमारे साथ कुछ कोई भी सलूक कर दिया जाएगा। तो सर ये चीज तो नहीं चलेगी ना। अब दुनिया की आंखें खुल गई हैं, हमें हमारे बारे में पता लग गया है। यकीनन ये कहना चाहिए ब्लैक डे के तौर पे तो इस दिन को मनाना चाहिए पाकिस्तान को। तो ये मुख्तलिफ डेज पे कहते रहते हैं कि जी आज योम सियाह या ब्लैक डे है, मेरे ख्याल है ब्लैक डे पाकिस्तान का आज है। बहुत ही अफसोसनाक किस्म की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। डॉक्टर साहब आपका ताल्लुक भी जो है एक तरह से अगर हम देखें तो लॉ के साथ है, आपको क्या लगता है कि इस किस्म के फैसले जो लाए गए और उसके बाद जो रेजिग्नेशन जजेस की तरफ से आ रहा है, वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए आरजू जी, रेजिग्नेशन जैसा जो, और खासकर अगर जुडिशरी रेजिग्नेशन दे रही है तो ये बहुत ही डेंजरस समझ लीजिए सिचुएशन है। इसका मतलब है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट है, द स्टेट विल कोलैप्स। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है 3 वजह से, क्योंकि वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो सिटीजन्स को रेमेडी प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाकी दोनों जो पार्टीज होती हैं वो सिटीजन्स के साथ इन्वॉल्व रहती हैं उनके डे टू डे अफेयर्स में। जुडिशरी के साथ ये नहीं है। जुडिशरी जो है वो एक नॉन अटैच्ड बॉडी होती है, वो अपना इंटरफेरेंस जो है लोगों के डे टू डे मामले में नहीं रखती, गवर्नमेंट के साथ नहीं रखती, और उनकी जो ये सेपरेशन है ये बहुत जरूरी हो जाती है जुडिशियल एक्सरसाइज के लिए या जस्टिस डिस्पेंसेशन के लिए। या अगर हम जस्टिस डिस्पेंसेशन ना कहें, न्याय का वितरण ना कहें, यदि हम कह लें कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, विवादों के जो है छुटकारे के लिए जुडिशरी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। विवाद अगर नहीं सुलझ रहे हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी, आपका फाइनेंस नहीं चलेगा, मैट्रिमोनियल हाउसेस नहीं चलेंगे, आपके कोई भी मैटर जो है वो फिर चलेंगे नहीं। और अगर विवाद का सही समय पे निस्तारण या सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा है तो वो फिर जाएगा दंगे में, फसाद में, केओस में, आपसी रंजिशों में, बदलों में लोग जाएंगे, और वो फिर सोसाइटी को कोलैप्स करा देगा। अगर जुडिशरी दे रही है, मुझे एग्जैक्ट कारण नहीं पता, अगर आप बता सके तो मैं, क्योंकि जो फकर भाई बोले थे उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्ट कारण क्या है। जी फकर भाई। देखिए डॉक्टर साहब, उन्होंने जो अपना रिजिग्नेशन दिया वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है सीनियर तरीन जज थे, जो चीफ जस्टिस मतलब इन्होंने बनना था या अफरीदी की जगह पे, मतलब या अफरीदी इनसे जूनियर थे। इन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने बोला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफात पर 13 पेजेस पर मुश्तमिल रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, जिसमें उनका कहना था कि 27 आईनी तरमीम जो है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान पर संगीन हमला है।
27 अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि एक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें इन्होंने 10 तारीख को भी खत लिखा था और अब फिर लिखा है, और एक और जज ने भी आज जस्टिस सलाउद्दीन ने भी ये खत लिखा है या अफरीदी को एज ए चीफ जस्टिस, कि ये जो सिलसिला चल रहा है कि ये हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमें इस तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि हम इनके मर्जी के फैसले दें। मसला ये आ रहा है कि आप जिसे कहते हैं ना कि जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल ये चीजें हुई हैं। बहुत सारी अमेंडमेंट जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड है, जिसके ऊपर इन लोगों ने ये एक एहतजाजन में कहूंगा कि इन्होंने जिसे कहते हैं कि जस्टिस थे दोनों, और ये रिजाइन कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, तो मैं ये समझ रहा था कि मैं देख रहा था यहाँ पे कि वन ऑफ द की सजेशंस टू क्रिएट न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलोंगसाइड द सुप्रीम कोर्ट। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वुड हैंडल पिटिशंस pertaining strictly to the interpretation of constitutional clauses। तो ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा। देखिए, ऐसा मैं बता देता हूँ होता क्या है। जी, बोलना चाह रहे हैं आप कुछ फकर भाई? मैं ये कह रहा हूं सर कि एक्चुअली मसला ये नहीं है आपके पास वो अमेंडमेंट की कॉपी है क्या फकर भाई? अगर वो अमेंडमेंट की कॉपी मैं चेक कर लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल जो चीज है सर वो ये हुआ है कि अदालत के पास एक इख्तियार होता था सुमोटो का, आर्टिकल 184। अकॉर्डिंग टू दैट ये होता था कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज ऐसी होती थी तो उसके ऊपर एक चीफ जस्टिस या फिर मतलब जो कोर्ट होती थी वो एक सुमोटो लेती थी। उस इख्तियार को इन्होंने इसलिए खत्म किया गया कि ये कहते हैं कि भाई इस सुमोटो की वजह से 2 प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर भेजे गए। एक गिलानी साहब जो है अभी मतलब स्पीकर है हमारे, और दूसरे जो है सॉरी स्पीकर नहीं है, सेनेट के चेयरमैन है, और दूसरे जो हमारे हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ साहब। 2015 या 16 में उनको घर भेजा गया था। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग कोर्ट होनी चाहिए और बाकी मामलात के लिए अलग कोर्ट होनी चाहिए। तो सर मसला ये नहीं है ना कि आप सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप कोर्ट्स के ऊपर कोर्ट, आपके पास फेडरल शरीयत कोर्ट भी है पाकिस्तान में, ठीक है, शरिया के हवाले से वो करती है। इसके साथ साथ फिर आपके इस्लामिक नजरियाती जो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल सेंटर जो होता है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल कहते हैं, एक वो भी है। तो मसला ये है कि चीजें तो आपके पास 200 किस्म की आपने खोली हुई है, लेकिन एक्चुअल जिस चीज की जरूरत है उस चीज की जरूरत है कि आप उन जजेस को लेके आ जाएं जो जिसे कहते हैं जो डिजर्व करते हैं, जो सीनियरिटी बेस पे वो चीफ जस्टिस बने, वो सुप्रीम कोर्ट के आकर जजेस बैठे। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हम अब ट्रांसफर करवाएंगे। इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है वो जाके सिब्बी में बैठे, सिब्बी का जज जो है वो जाके गोटकी में बैठे। सर ये बड़ी एक मुसीबत है, क्योंकि आप चाहते ही है कि आपके कंट्रोल में रहे। तो जब आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप उनके साथ जजेस के साथ ही करते हैं। जजेस को तो आपने इस तरीके से रखना है कि वो अवामी मफाद के अंदर वो फैसले कर लें, ना कि ये चीजों के आप उनके साथ टसल शुरू कर दें। हाँ, हमारे यहां कंट्रोवर्शियल जजेस आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए आपने जिसे कहते हैं पूरी बस्ती को आग लगा दी, ये इशू है। देखिए, मैंने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हिसाब से मैं इसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं मानता। क्योंकि अगर जैसे आप भारत की न्याय व्यवस्था को देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो जो अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो 2 तरीके के या 3 तरीके के पावर, जिसको जुरिस्डिक्शंस कहते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। एक होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, प्राइमरीली आर्टिकल 131 में। दूसरा है उनके जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट जुरिस्डिक्शंस कहते हैं उनको। तीसरा है एपेलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं जिनको, और चौथा है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं जिनको, ठीक है। अब एपेलेट में भी एक स्पेशल अपील है, स्पेशल लीव कहते हैं उसको। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बड़ी वो नहीं हुई है। ये जो किया गया है यूरोप में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का जमाना आया तो जितने यूरोपियन, जब वो ऑटोमन एम्पायर से टूट के अलग हुए या जब वो हॉब्सबर्ग से निकल करके अलग हुए,
तो इन देशों में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इनका एक जुडिशियल आर्किटेक्चर लगाया गया कि भाई जुडिशरी कैसे काम करेगी। तो उसमें जुडिशरी को दो तरीके से देखा गया, एक वो जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाएगी और एक वो जुडिशरी जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए काम करेगी। आपको मैं बता दूं जुडिशियल फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू रहता है। क्या जुडिशियल फंक्शन है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? सर आपके पास भी दो किस्म के कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। म्यूट कीजिए। जी, मैंने कहा कि आपके पास भी दो किस्म के कोर्ट्स हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया गया है और नहीं है मगर अगर बन जाते हैं तो मैं उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंडिया में बना दिया जाए तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा, ऑल द कंट्रारी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए होता यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सिर्फ जजेस नहीं बनते, प्रोफेसर्स भी बैठते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अगर आप आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें जो 3 तरीके के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज बन सकते हैं, उसमें एक है हाई कोर्ट का लॉयर 10 साल की प्रैक्टिस के साथ, हाई कोर्ट का जज 5 साल की प्रैक्टिस के साथ, और तीसरा है कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अब हमारे यहाँ उसको प्रैक्टिकली एक्सटिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बना दिया है, वो कि खत्म ही हो गया, कोई ज्यूरिस्ट आज तक जज नहीं बना। जैसे मैं हूं, मैं तो ताल ठोक के कहता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता हूं, मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारी कैलिबर है, सारी खूबियां हैं। लेकिन अब मैं चूंकि भाई बहुत अदने से घर से आता हूं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भैया ये तो पावर कॉरिडोर का खेल है और मेरा नेचर भी ऐसा मनुष्यों वाला है कि भाई मैं जाके पावर कॉरिडोर में वो भी नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों का भला ही सोचता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल रिलेशन नहीं बना पाता उस तरीके से। जिसके लिए जो गुण चाहिए वो नहीं है मेरे अंदर, वो गुण। मैं ये नहीं कह रहा जो बनाते वो खराब है, वो एक गुण है जो मेरे अंदर नहीं है, वो गुण। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपीलेट कोर्ट से अलग हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। इससे क्या होगा, जो आपके सूबाई या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है उसको आप अच्छे तरीके से और जल्दी उसका निस्तारण कर लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि उसमें बैठेगा कौन, कौन उसकी नियुक्ति करेगा और किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पाकिस्तान देख रहा है मुझे तो पता भी नहीं है। सो आई एम नॉट नेसेसरली अगेंस्ट दिस आइडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है, पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट्स नॉर्मली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करती है। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये कंसेप्चुअल आप समझ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो लॉज को जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज करते हुए नॉर्मली लॉज को वो डिसलॉज कर सकती है। यानी कोई लॉ बनाया गया तो वो ये कह सकती है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉर्मली अनकॉन्स्टिट्यूशनली 2 ग्राउंड पे होता है। एक होता है कि जो स्कीम ऑफ लॉ मेकिंग पावर है उसका वायलेशन किया गया हो या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अलग से कोर्ट बनाते हैं तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इतना बड़ा मैटर नहीं बनाना चाहिए। आई एम कंप्लीटली अप फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं जो बोला था वो बोल दूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट में अंतर क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नॉर्मल भाषा में नेगेटिव लेजिस्लेटर कहते हैं। ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है रादर देन अ डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बॉडी। चूंकि ये लॉज को खत्म कर देती है कि ये आज से लॉ नहीं रहा, तो लॉ बनाने की शक्ति, द कुव्वत टू मेक लॉज एंड कुव्वत टू अनमेक लॉज, ये दोनों मेकिंग लॉज का पार्ट है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं तो लोग कहते हैं कि लॉ मेकिंग पावर सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होनी चाहिए और लॉ मेकिंग पावर के अंदर में अनमेकिंग ऑफ द लॉ भी इंक्लूडेड होता है, जबकि जुडिशरी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए लॉज को अनमेक कर सकते। वही पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जिस तरह से कमर चीमा को धोती है ना, उसके बाद उसकी शक्ल बन जाती है, शक्ल देखने लायक होती है। ये लोग भारत के साथ में अपना कंपेयर करते हैं, भारत के साथ इनके खड़े होने की औकात नहीं है। ये लोग भीख मांगे हैं, भीख मांगने चाहते हैं, अपना जमीन बेच चुके हैं, जमीन बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। इनको कहां से शर्म आएगी? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस डॉलर दिखते हैं, इनको डॉलर मिलने चाहिए। शर्म हया ये इनकी शब्दावली में है ही नहीं है। इनको बस एक चीज अच्छे से आती है, आतंकवाद को पैदा करना, आतंकियों को पैदा करना, बस जिहादी तैयार करना। मदरसे लगे हुए हैं पाकिस्तान में, जिहादी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद फौज
उनको आतंकी बना रही है। ये इनके कारनामे हैं। दुनिया में कोई देश इनकी क्या बातें कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। और धीरे-धीरे दुनिया के हर देश ने इनसे नाता तोड़ना शुरू कर दिया। जिनको ये अपने भाईजान बोलते थे, सऊदी अरब जैसे देश अपना हाथ पीछे खींच ले रहे हैं। पहले भीख मांगने के लिए चले जाते थे, वहां से भर-भर के लेकर आते थे। आज की डेट में नहीं देता है। आज की डेट में तो वो बोलता है कि भाई सुनो, तुमको बिज़नेस करना है तो बात करो, वैसे क्या बिज़नेस करेंगे? चाइना के साथ तो ये गधे का बिज़नेस कर रहे हैं, चलो गधे पैदा कर दिए। सऊदी के साथ क्या करेंगे ये? हाँ, करा है ना, इन्होंने अपनी फौज भेज दी है, ये सौदा किया है। और ये जाएंगे सऊदी के लिए लड़ने के लिए। सऊदी वाले चंद डॉलर फेंक के मुंह पे मारेंगे, ये ले पकड़ चल यहाँ से। तो आरज़ू काज़मी जैसे पत्रकार जो है, जो पाकिस्तान को थोड़ा सही राह दिखलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कब तक दिखलाएंगे भाई?